कि वोट देने का उम्र कब से कब तक होता है? कब से कब तक? कौन सी के स्टार्ट होता है? 18 साल से। कब तक? कौन संविधान संशोधन से? 61वां संविधान संशोधन 1989 राजीव गांधी के शासनकाल में। बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं बायोलॉजी के, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसमें जो भी मैं प्रश्न पूछूंगा वे सारे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में पीटी में पूछा हुआ है। जैसे पहला प्रश्न है, आप बताइएगा कि अदरक किसका उदाहरण है? तना का है कि जड़ का? तना का। अदरक तना है। उसके अलावा प्याज, आलू, अदरक ये सभी तना है। प्याज, आलू, अदरक तना है, ठीक है। और हल्दी भी जो है वो तना का उदाहरण है, ठीक है। और हल्दी का वैज्ञानिक नाम है कुरकुमा डोमेस्टिका। और ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ भी है कि किसका वैज्ञानिक नाम कुरकुमा डोमेस्टिका है, तो हल्दी का। तो हल्दी, आलू, अदरक, प्याज ये सब क्या है? तना का उदाहरण है। तो अदरक तना है, जड़ नहीं, क्यों? ऐसा प्रश्न बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है। तो अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। क्या होते हैं? नोड एवं इंटरनोड। नोड इंटरनोड समझते हैं लोग? हल्दिया में गांठों में कहीं कहीं ना रहला है हाँ, ज्वाइंटो के लगे हैंगा निकल रहा है, वही नोड एवं इंटरनोड होते हैं। अच्छा, सबसे मीठी चीनी कौन है? सब माने सुक्रोज है कि फ्रुक्टोज है? क्या है? फ्रुक्टोज है। सबसे मीठी चीनी फलों से जो खींचा जाता है वह फ्रुक्टोज है, ठीक है। और फ्रुक्टोज जो है एक मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है सरल चीनी का उदाहरण है, ठीक है। और सुक्रोज जो होता है जिसे सामान्य चीनी कहा जाता है, उसकी तुलना में फ्रुक्टोज जो है 1.7 गुना ज्यादा मीठी होती है। यानी कि चीनी से भी 1.7 गुना ज्यादा मीठी होती है। कौन? फ्रुक्टोज। तो सबसे मीठी चीनी हो गया फ्रुक्टोज, जो एक मोनोसेकेराइड का उदाहरण है और यह एक सरल चीनी है। और सुक्रोज जो सामान्य चीनी है उससे 1.7 गुना ज्यादा मीठा होता है। उसके अलावा ग्लूकोज भी चीनी का मैंने कहने का मतलब मीठा होता है, लेकिन ग्लूकोज से जो है 0.74 गुना ज्यादा मीठा फ्रुक्टोज है। और माल्टोज भी एक प्रकार का शर्करा का ही उदाहरण है, इससे 0.45 गुना ज्यादा मीठा है। कौन? फ्रुक्टोज। तो मान लीजिए पूछ दिया कि सबसे मीठी चीनी कौन है, तो फ्रुक्टोज है। तो मान लीजिए ऑप्शन में फ्रुक्टोज है तो मार दीजिएगा। लेकिन अगर फ्रुक्टोज को छोड़कर सुक्रोज, ग्लूकोज या माल्टोज हो तो क्या मारिएगा? सुक्रोज मारिएगा। अब आइए, सुक्रोज किसका मिश्रण है? जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब मिलाइएगा ना तब सुक्रोज बनेगा। बायोलॉजी में पढ़िएगा, लिखा हुआ है। अब माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज, माग्लू माल्टोज तो है वह ग्लूकोज और ग्लूकोज का मिश्रण है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिश्रण। सुगुफू इसका ट्रिक है, सुगुफू। सुक्रोज किसका मिश्रण है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज का। और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। देखिए किताब में ना है, इसमें दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर सुक्रोज किसका मिश्रण है? ग्लूकोज फ्रुक्टोज का है, लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज का है। और लाइपेज वसी अम्ल ग्लिसराइड है। ये सब आंतरीय रस भी है और उसके अलावा चीनी का भी उदाहरण है। अच्छा, फॉल्स फ्रूट यानी कि असत्य फल या झूठा फल, ऐसा फल जो कि अंडाशय यानी कि ओवरी से विकसित नहीं होता है और फूल या उत्तक के अन्य भाग से बनता है। मैंने कहने का मतलब यह है। और इसके उदाहरण क्या होंगे असत्य फल के? तो स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेव, नाशपाती और काजू, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेव, नाशपाती और काजू जो है ये सब असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट के उदाहरण है, यानी कि झूठा फल है जो अंडाशय यानी कि ओवरी से विकसित नहीं होते हैं, फूल या उत्तक के अन्य भाग से विकसित होते हैं, ठीक है। और ट्रू फ्रूट का उदाहरण बताइए। आम, अंगूर क्या है? ट्रू फ्रूट का उदाहरण है। अब यहां से प्रश्न उठता है कि आखिर सत्य और असत्य फल में क्या अंतर है? तो सत्य फल में क्या हो जाएगा? जो अंडाशय यानी कि ओवरी से डेवलप होता है, और असत्य फल अंडाशय ओवरी से डेवलप नहीं होता है, ठीक है। देखिए
कहने का मतलब है जो देखिए कोई भी जीव किसी में भी विकसित होता है, चाहे हम लोग में हो चाहे फलों में, जो भी जगह फल किससे बनेगा? फूल से। अब फूल में क्या होगा? बीज होगा। जब फल माने फल जो बनेगा फूल से, पुष्प से ही फल बनेगा, और फल में क्या? बीज होगा। तो बिना बीज का कोई पैदा नहीं होता है। तो निषेचन जो फर्टिलाइजर की जो क्रिया होगी, तो पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है और इसे निषेचन कहते हैं, और निषेचित अंड ही जाइगोट कहलाता है। ये सब में होता है, सजीवों में भी, हम लोगों में भी और वहां भी। अब यहाँ कह रहा है कि आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब ये होता है एंजियोस्पर्म। इसमें जो है पौधे के बीज फल के अंदर रहेंगे। तो आम क्या है? आम एक प्रकार का आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म का उदाहरण है, क्योंकि उसके बीज उस फल के अंदर रहते हैं। तो यहाँ से बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि दो प्रकार का फ्यूजन होता है, एक होता है त्रिक्सलाइन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन, और एक होता है डबल फ्यूजन। तो जो आवृत बीजी जो होते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म जिसके फल के अंदर बीज होगा, उसमें हमेशा ट्रिपल फ्यूजन होगा, और उसको छोड़कर जितने भी पौधे होंगे उसमें क्या होगा? डबल फ्यूजन होगा। अब यहाँ कह रहा है कि अनिषेक फलन, कुछ जिसे कहा जाता है पार्थिनोक्रॉपी, कुछ पौधे में बिना निषेचन किए ही अंडाशय से फल बन जाता है, और इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोक्रॉपी कहते हैं। और साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, उसमें बीज नहीं होगा, मतलब बिना निषेचने का फल बन जाएगा, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास। फल का अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फल का निर्माण किससे होगा? अंडाशय से होगा। और संपूर्ण फलों को 3 भागों में बांट सकते हैं आप। पहला है सरल यानी कि सिंपल फ्रूट, जैसे अमरूद, केला आदि। पुंज फल एग्रीगेट फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, रस भरी। और संग्रथित यानी कि कॉम्पोजिटिव फ्रूट, कटहल और शहतूत। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। आ गया फल्स फ्रूट में क्या कह रहा है कि फूल या उत्तक के अन्य भागों से बनेगा, अंडाशय से नहीं बनेगा। तो यही कह रहा है कि कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, और ऐसे फलों को ही फल्स फ्रूट, असत्य फल या झूठा फल कहते हैं, जैसे कि सेव और कटहल। देखिए इसमें सेव है, ये कटहल छूट गया है, कटहल। तो फल्स फ्रूट यानी कि झूठा फल, असत्य फल किससे विकसित नहीं होगा? अंडाशय से नहीं होगा, फूल या उत्तक के अन्य भागों से विकसित होगा। और स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेव, नाशपाती, काजू, उसके अलावा कटहल। और ट्रू फ्रूट यानी कि सत्य फल के कौन उदाहरण है? आम और अंगूर। तो यही बीपीएससी 66 में पूछा हुआ था, ऑप्शन देके। ऑप्शन ए में है निम्न में से कौन सा फल सत्य फल है? तो ऑप्शन ए में है आम, ऑप्शन बी में है अंगूर, ऑप्शन सी में है कटहल, ऑप्शन डी में है अनानास। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? एक से अधिक हो जाएगा। आम और अंगूर दोनों सत्य फल है जो अंडाशय से विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि फलियां जो होती है लेग्यूम्स, फलियां लेग्यूम्स बीन्स, जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। बीन्स का सब्जी हम लोग नहीं खाते हैं। और इसमें अन्य क्या क्या चीजें पाई जाएगी उसको सुन लीजिए। तो विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और जस्ता। इस सबको याद रखना है। ये है बीपीएससी, ये कोई छोटा मोटा परीक्षा है नहीं, तो सबको याद रखना पड़ेगा कि फलियां जो होती है लेग्यूम्स बीन्स, उसमें क्या पाया जाएगा? तो प्रोटीन तो सबसे ज्यादा पाई जाती है। दाल वाल ये सब क्या है? फलिए के ना उदाहरण है जी। तो प्रोटीन के अलावा विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक। अच्छा, लौंग जो है उस किससे प्राप्त किया जाता है? पौधे के फूल की कली से, और कली को ही अंग्रेजी में कहा जाता है फ्लावर बड। क्या कहा जाता है? फ्लावर बड। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में कौन जो है फ्लावर बड का उदाहरण है? तो लौंग पुष्प की कली से प्राप्त किया जाता है। और लौंग का लैटिन नाम क्या है? पीपर। लौंग का लैटिन नाम पीपर है, और यह एक प्रकार का मसाला भी है और औषधि में भी काम आता है। कुछ औषधि में कैसे काम आएगा? दांत दर्द होता है तो लेके लौंग दाब लेते हैं लोग, अब मसालों में काम आता है। और भारत में जो है मसाला में सबसे ज्यादा उत्पादन में कौन राज्य है? केरल है। मसाले ना है कि देश गुलाम हो गया, मसाले का ना क्या जी, काली मिर्च के लिए वो सब आया पुर्तगाली। तो लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? फूल के कली से, पौधे के फूल की कली यानी कि फ्लावर बड से। और इस लौंग का वैज्ञानिक नाम क्या है?
लैटिन नाम पीपर है, और ये एक प्रकार का मसाला और औषधि दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा लोग कि मांसपेशियों में जो दर्द होता है मस्कल में, इसके अलावा जोड़ों के दर्द का उपचार में किस प्रकार के रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। मांसपेशियों या जोड़ों के दर्द में किस प्रकार के विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त विकिरण का। देखिए, उसके अलावा इंफ्रारेड का कहां कहां प्रयोग किया जाएगा? रडार में, सुदूर तापमान संवेदन में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मौसम पूर्वानुमान में, और लघु दूरी का बेतार संचार में। बेतार के संचार। हाँ, मांसपेशियों या जोड़ों के दर्द में तो इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त विकिरण का प्रयोग तो होगा ही, साथ ही रडार में, सुदूर तापमान संवेदन में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मौसम पूर्वानुमान में, और लघु दूरी की बेतार का संचार करना हो तो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पर बताइएगा लोग कि दूध में जो है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में कितना प्रतिशत भाग पानी का होता है? वाटर का 85%। दूध में जो है 85% भाग जल का होता है, और शेष भाग में ठोस तत्व यानी कि खनिज और वसा मिले होते हैं, फैट। ठीक है, और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। उसके अलावा दूध में कौन कौन चीज पाया जाता है? खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ए, B1, B2, B12, विटामिन डी, ई, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और आयोडीन। ये सभी तत्व जो है दूध में पाए जाते हैं, इसलिए दूध को संपूर्ण पाचक कंप्लीट फूड माने तत्व कहा जाता है। तो फिर से पढ़ दे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाएगा? विटामिन सी। उसके अलावा ये सब 85% जल होता है, शेष भाग में ठोस तत्व, खनिज और फैट यानी कि वसा होंगे। उसके अलावा दूध में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन डी, ई, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम भी पाया जाता है। आपको बता दें कि पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो हृदय के कंट्रोल करता है। क्या करता है? उसकी बहुत ही माने कम मात्रा चाहिए जो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ना तो हार्ट इतना ना ज्यादा लगेगा धड़कने जिसका कोई तिथि नहीं है। अब देखिए, अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछ रहा है कि ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है? ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो उस एंजाइम का क्या नाम है? जाइमेज। पहले सुनिए ना, पहले बता रहे हैं कि ग्लूकोज को अगर एथिल अल्कोहल में बदल देना है, शराब में बदल देना है, तो किस एंजाइम द्वारा बदला जाएगा? जाइमेज के द्वारा। अब प्रश्न यहाँ से उठता है कि आखिर ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6 और O6। फिर से बोलिए। C6H12O6। बहुत अच्छा, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, और एथिल अल्कोहल शराब का क्या सूत्र है? C2H5OH। तो फिर से ध्यान से सुन लीजिए लोग कि ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, और ये ग्लूकोज को अगर एथिल अल्कोहल सामान्य शराब में अगर बदल देना हो C2H5OH में, तो इसमें कौन सा एंजाइम द्वारा ये बदला जाएगा? तो जाइमेज। तो जाइमेज क्या है? एंजाइम है। अच्छा, ग्लूकोज के किण्वन को फिर से देखिए कैसे बदल बदल के प्रश्न, इसी प्रश्न को बार बार बीपीएससी पूछ रहा है कि ग्लूकोज के किण्वन को एथिल अल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कौन उत्प्रेरित करता है? जाइमेजे है। देखिए, बदल दिया के प्रश्न को, इसको धर लिया है बीपीएससी कि ग्लूकोज के किण्वन को एथिल अल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कौन उत्प्रेरित करता है? तो जाइमेज। और जाइमेज क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है और ईस्ट भी है प्राकृतिक रूप से, खमीर, तब ना बदलेगा उसको शराब में। क्लियर हो गया? अब देखिए अगले बार कैसे घुमा कैसे पूछेगा कि ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की सहायता से किस में बदला जाता है? एथिल अल्कोहल में। बतिया एक है, उलट पुलट के पूछ रहा है। अच्छा, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। विटामिन के को ही फिलोक्विनोन भी कहा जाता है। और रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या है? इसको ध्यान से सुनिएगा लोग। सबसे पहले होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन,
और थ्रोम्बोप्लास्टिन में जब प्रोथाम्बिन बनता है और प्लस कैल्शियम बनता है तब जाके बनता है थ्रोम्बिन। क्या बनेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथाम्बिन प्लस कैल्शियम तब जाके बनेगा थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन में ही फाइब्रिनोजोन जब आकर मिलेगा तब बनेगा फिब्रिन, और इसी फिब्रिन में जब ब्लड क्रॉप्सूल्स यानी कि रक्त बिंबाणु बनेंगे तब जाके रक्त का थक्का बनेगा क्लॉट। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि रक्त बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के, फिलोक्यूनोन, ठीक है। और इसके बनने की प्रक्रिया क्या है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथाम्बिन प्लस कैल्शियम, ठीक है, तब क्या बनेगा? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन में फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन जब मिलेगा तब बनेगा फिब्रिन, और फिब्रिन में जब ब्लड क्रॉप्सूल्स यानी कि रक्त बिंबाणु मिलेंगे तब जाकर रक्त का थक्का बनेगा क्लॉट। और सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है? तो 2 से 5 मिनट। और इस प्रक्रिया में अनिवार्य प्रोटीन कौन है? तो फाइब्रिनोजेन है। यही प्रश्न में एक दिन पूछा गया था तो विवाद हो गया था कि नहीं ये है वो है। रक्त बिंबाणु लास्ट में है, लेकिन अनिवार्य प्रोटीन जब शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, क्योंकि फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन से मिलकर फिब्रिन बनाएगा, तब जाके फिब्रिन ब्लड क्रॉप्सूल बीसी से मिलेगा तब जाके क्लॉट बनेगा। रक्त का थक्का बनाने में कौन विटामिन सहायक है? विटामिन के, और बनने की प्रक्रिया है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथाम्बिन प्लस कैल्शियम तब थ्रोम्बिन बनेगा, और थ्रोम्बिन में फाइब्रिनोजोन मिलेगा तब फिब्रिन बनेगा, और फिर फिब्रिन में ब्लड क्रॉप्सूल यानी कि बीसी जब मिलेंगे तब जाके क्लॉट बनेगा। और सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में 2 से 5 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इस प्रक्रिया में जो अनिवार्य प्रोटीन है तो क्या नाम है? फाइब्रिनोजेन, ठीक है। देखिए, और इस जो प्रोटीन है जो ये फाइब्रिनोजेन, इसकी उत्पत्ति शरीर में कहाँ होती है? यकृत में, यानी कि लीवर में होगी, और विटामिन के की सहायता से ही ये जो फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है वह यकृत में पैदा होती है। तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि फाइब्रिनोजेन की उत्पत्ति कहाँ होती है? यकृत यानी कि लीवर में। किसकी सहायता से होगी? विटामिन के की सहायता से, ठीक है। फिर से आइए, महिला सेक्स हार्मोन का कुछ उदाहरण बताइए। एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन जो है ये फीमेल महिला हार्मोन है, और महिला प्रजनन प्रणाली को जो है रिप्रोडक्शन को ये उत्तेजित करती है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, और ये सब जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ ये सब 6वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, उसी को ये विस्तार रूप दिया जा रहा है। अच्छा, पार्किंसन जो बीमारी है जो सीएनएस से संबंधित है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो डोपामाइन का असंतुलन पैदा करती है। डोपामाइन एक प्रकार का ऐसा तत्व है जो अगर पैदा होता है तो आपको क्या होता है? याद आता है कोई भी चीज। डोपामाइन जब निकलेगा ना तो आपको कोई भी चीज ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो कहने का मतलब है कि पार्किंसन जो बीमारी है यह किससे संबंधित है? डोपामाइन से या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। और जो अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर गड़बड़ी हो गया तो जो डोपामाइन है उसको उत्पादन नहीं करेगा, तो पार्किंसन बीमारी हो जाएगी। और इसी डोपामाइन पर शोध के कारण आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पार्किंसन बीमारी से कौन वैज्ञानिक जुड़े हैं? आर्विड कार्लसन। और ये किसकी बीमारी है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। और वो क्या करेगा? डोपामाइन का उत्पादन कम कर देगा, भूलने की शुरुआत हो जाए। अच्छा, थायराइड ग्रंथि की अगर खराबी हो जाए, थायराइड ग्लैंड की, तो कौन कौन सी बीमारियां होगी बताइए लोग। सबसे पहले तो आयोडीन की कमी हो जाएगा तो घेंगा ग्वाइटर हो जाएगा। घेंगा को ही ग्वाइटर कहा जाता है या गलगंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि में खराबी हो जाए तो आयोडीन की कमी हो जाएगी। खान पान में भी असंतुलन हो जाएगा, खाने भी नहीं मन करेगा। और हेरिडिटरी यानी कि अनुवांशिकता में भी गड़बड़ियां आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आयोडीन के कमी से क्या क्या होगा? घेंगा, बहुत अच्छा, घेंगा रोग हो जाएगा। साथ ही बच्चे जो हैं वो दिव्यांगता के भी शिकार हो जाएंगे। मंद बुद्धि एवं बौनापन भी हो जाएंगे। ध्यान रखिए, एक आयोडीन के कमी से यह एक ऐसा पोषक तत्व है जो दिमाग एवं शरीर से जुड़ी बीमारियों के लिए काफी आवश्यक है। अगर इस आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंगा यानी कि ग्वाइटर या गलगंड रोग हो जाएगा। साथ ही अपंग यानी कि दिव्यांगता, डिसेबिलिटी भी आ जाएगी, और मंद बुद्धि और बौनापन भी आ सकता है, ठीक है। कुकी के लिए क्या क्या खाना पड़ता है? आयोडीन नमक, टाटा साल्ट, देश का नमक। वो खाइए। अरे नमक के लिए तो गांधी जी सत्याग्रह कर दिए भाई। अब आइए लो, कड़वाहट के लिए जीभ का कौन सा भाग जो है, कड़वाहट, देखिए कहने का मतलब कड़वाहट को अंग्रेजी में कहा जाता है बीटर। तो कहीं कहीं लिख देगा बीटर और कहीं लिख देगा कड़वाहट।
तो करवाहट जो है जीभ का वो कौन सा भाग दिखाता है? पीछे का कड़वा पीछे, आगे मीठा, पीछे कड़वा और दोनों बगल खट्टा। तो दुई एक को याद रखना है, आगे मीठ लगी, आगे से मीठ बा और पीछे से फिर खट्टा में चल रहा। सुनिए कैसे याद रखिए, आगे से मीठ बा यानी स्वीट बा और पीछे से बीटर बा, बस यही याद रखिए। फिर तीता नहीं, देखिए हम लोग को करना है तैयारी, देना है एग्जाम, तो हम लोग जो चीजवा कर रहा है उसी को इधर उधर ज्यादा घुमाया जाएगा, ट्रिक में तो गड़बड़ हो जाएगा। माने कहने का मतलब है कड़वा शब्द को अंग्रेजी में बीटर कहा जाता है। तो आगे जीभ का अगला भाग स्वीट मीठा और पीछे के बीटर माने कड़वा, बस। अब एक अलावा जो पूछी कि खट्टा, तो ई दूगो छाट लेम तो ना मार दे अगल बगल। अब आइए, छठवीं जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था दोबारा हुआ था, उसमें कुछ जगह सेंटर आरा वगैरह में, आरा में दोबारा फिर और ना, तो आरा में जो है कैंसिल हुआ था तो दोबारा हुआ, उसका सुनिए लो। अच्छा, पौधे में पानी जो है कैसे पहुंचता है? दो टाइप का होता है, जाइलम और फ्लोएम। हाँ, तो कौन पहुंचाएगा? जाइलम। बहुत अच्छा, कि पौधे में जो है जाइलम के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, या खनिज लवण जो हो, और जब भोजन बन जाएगा तो फ से फैल जाओ माने फ से फ्लोएम। तो पत्तियों में बने भोजन को शरीर में पौधे के फैलाता कौन है? फ्लोएम। तो वो सिंपल है, जाइलम मान लीजिए जो से जल, जो से जाइए, जो से जाइलम है तो जो से जल। सुनिए ना, इसका ट्रिक है क्या कि जो से जाइए माने नीचे से ऊपर जाइए, खनिज लवण पानी, और फ से फैल जाइए, नीचे से जाइए जाइलम से, और ऊपर जब भोजन बन जाएगा तो फ से फैल जाइए। क्लियर हो गया? अब आइए, जाइलम से संबंधित कुछ और प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर पौधे की आयु की गणना करना हो तो कैसे कीजिएगा? यही जो जाइलम है उसके उत्तकों का इसी में वार्षिक वलय होता है। जैसे मान लीजिए पौधा हो गया ना, तो इसी में जो करिका और हरियर रहला उ का है? जाइलम है, तभी नीचे से ले जाता, उसी के माध्यम से जाता है। उसी जो करिका जो पौधवा में शीशौआ में रहला, तो जाइलम उत्तक के वार्षिक वलयों को गिन कर हम लोग पौधे की आयु की गणना करते हैं, और पौधे की आयु की गणना को डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि पौधे की आयु की गणना को क्या कहता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और घासों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। यहाँ का कौन है? क्रोनो लगा दिया है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा लो कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, उसमें हरे पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल 100% सही, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करेंगे। ठीक है, इसका थ्योरी सुनिए लोग, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, तबे ना मिलेगा सूर्य का प्रकाश तो होगा। तो 6 गो अणु लेगा किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। 12 गो लेगा जल से, यानी कि 6 CO2 प्लस 12 H2O। और जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या बनाएगा? C6H12O6 ग्लूकोज बनाएगा, और प्लस 6 गो जल का अणु रिलीज करेगा 6H2O, और प्लस 6 गो ऑक्सीजन अणु निर्मित करेगा। तो यहाँ से फिर इसको पढ़ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और 6 CO2 प्लस 12 H2O जब प्रकाश पड़ेगा तो C6H12O6 ग्लूकोज बना लेगा, 6 अणु कार्बन का भी रिलीज कर देगा, और 6 अणु ऑक्सीजन, 6 अणु जो है ऑक्सीजन का रिलीज कर देगा, और 6 गो जल का भी रिलीज कर देगा। प्रकाश संश्लेषण में पादप जो है CO2, जल और सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, तथा उपोत्पाद के रूप में यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या पैदा करते हैं? ऑक्सीजन। यही प्रश्न पूछा था कि उपोत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट्स के रूप में क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन को। क्लियर है? अगर ये प्रश्न पूछ दे कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करते हैं तो क्या क्या पैदा करते हैं? ग्लूकोज अपने लिए, प्लस जल भी पैदा करेंगे, और प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? उसका बाई प्रोडक्ट है, उसी को ना हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, कुछ ग्रंथि है और जिससे एंजाइम निकलता है, जैसे लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से जो है सलाइवा से कौन कौन एंजाइम निकलेगा? लाटामाटो, इसका ट्रिक है। लार से निकलने वाले एंजाइम, लार क्या है? ग्रंथि ना है, तो लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम का ट्रिक है लाटामाटो। लाटा का मतलब हो गया, लार से क्या निकलेगा? टाइलिन और माल्टोज। माटो इसलिए लिखे हैं ना कि लार से एगो माल्टोज भी निकलता है, और एक और एंजाइम शरीर में निकलता है
आंतरीय रस से जिसका नाम है माल्टेज। क्या नाम है? माल्टेज है वो। तो इसमें फंस जाएगा माल्टोज या माल्टेज में तो गलती हो जाएगा। तो लार से निकलता है लाटा माटो, यानी लार से टा से हो गया टाई लेना, माटो से हो गया माल्टोज। और आंतरीय रस से क्या निकलता है? इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। फिर एक ही को याद रखिए ना, गड़बड़ा जाएगा। माल्टोज ही याद रखिए। टोज कही तो लार से निकली और तेज कही तो आंतरीय रस से निकली। अब आइए, जठर रस से निकलने वाले कौन कौन एंजाइम है? जपेरे, उसका ट्रिक है। जठर रस से निकलने वाले एंजाइम जपेरे, यानी कि ज से जठर रस हो गई तो पेप्सिन और रेनिन। और यही जो रेनिन जो निकलता है ना, यही रेनिन दूध की घुली हुई जो मात्रा होती है उसको पचाने का क्षमता रखता है। आप देखिएगा कुछ दिन बाद बच्चा जो है दूध पीना छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि दूध पचाने वाला जो एंजाइम रेनिन है वो पैदा नहीं होगा। आप दूध पीजिए, पेट झड़ जाएगा आपका। क्योंकि शरीर में कुछ दिन बाद 12-10-11 बरस के बाद रेनिन बनता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहता है देखो ना दूध पिएता नहीं, पेट झड़ जाता। काहे बचवा दूध नहीं पीता है? सब रेनिन नहीं बनेगा। अब पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाएगा। तो जठरस से निकलने वाले एंजाइम जपेरे, यानी ज से जठरस तक पेप्सिन और रेनिन, और लाल से लाटामाटो, टाइलिन और माल्टोज। अग्नाशय से आइए, पैंक्रियाज से टीएला, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, इसका ट्रिक है टीएला। अब आइए आंतरीय रस से इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। ठीक है। अब आइए अग्नाशय पैंक्रियाज के बारे में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पैंक्रियाज है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, यानी कि लीवर। तो यही जो पैंक्रियाज है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे ग्रंथि है। और इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों है, यानी कि आंतरीय हार्मोन और बाहरी हार्मोन दोनों प्रकार का निकालती है। कौन है? पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय है। ठीक है। अच्छा, अग्नाशय से जो रस निकलता है इसको पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तीनों प्रकार के जो मुख्य भोजन होते हैं उसको पचाने वाला पाचक इससे रस निकलता है। जैसे प्रोटीनों को पचा लेगा, वसों को पचा लेगा और कार्बोहाइड्रेट को भी पचा लेगा। इसीलिए अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, इस अग्नाशय रस से जो एंजाइम निकलते हैं तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि एंजाइम मूलतः क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है। अब आइए कि क्षय रोग जो होता है उससे कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। बिल्कुल सही है। क्षय रोग में कोई टीबी रोग, राज रोग, यक्षमा कहा जाता है ना, इसमें कौन टीका दिया जाता है? बीसीजी का। और बीसीजी का जो टीका है इसमें बैसिलस कालमेट ग्यूरेन। तो इसमें बैसिलस क्या है? जीवाणु है। और कालमेट और ग्यूरेन दो वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस टीके को विकसित किया। ठीक है। अच्छा, अंगोरा ऊन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अंगोरा ऊन या फाइबर अंगोरा। तो ये जो ऊन मिलता है ये किससे मिलता है? खरगोश से, रैबिट से। किससे मिलता है? रैबिट से, यानी कि खरगोश से। लेकिन पश्मीना जो मिलता है ऊन ये बकरी से मिलता है। ठीक है। तो अंगोरा जो ऊन मिलेगा या फाइबर अंगोरा ये मिलेगा रैबिट, यानी कि खरगोश से। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से अंगोरा किसकी प्रजाति है? खरगोश, यानी कि रैबिट की। और पश्मीना बकरी की। पश्मीना साल ओढ़ लिया, सीटेट में है ना। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, हार्मोन जो अग्नाशय से उत्पन्न होता है उसका क्या नाम है? इंसुलिन। इसी अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का उत्पादन होता है। 3 गो उसमें सेल होता है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है। तो तीनों सेल में जो बीटा सेल होता है उसी से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो शर्करा की मात्रा, हाँ, इंसुलिन की कमी आएगी तो चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी और उससे क्या हो जाएगा? मतलब बीमारी हो जाएगी।
उसके बाद देखिए कहने के सुनिए लो, अग्नाशय को कहा जाता है पैंक्रियाज, और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पैंक्रियाज, और यह एक अंतःस्रावी यानी कि नलिकाहीन एंडोक्राइन, अंदर जो भी हार्मोन निकल रहा है उसमें कोई नली नहीं है, वो जहां निकलेगा खून के माध्यम से जाके मिल जाएगा। और साथ ही बहिस्रावी अर्थात नलिका युक्त यानी कि एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है, और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज है। कोरा यह एक प्रकार का अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें 9.8% जल और शेष भाग लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव्य होता है 9, ठीक है, और जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। तो आंतरीय रस का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7.5 से 8.3, तो सीधे क्षारीय हो गया। हो जाएगा। और इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोजन पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन को पचाने की क्षमता होती है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है। अब कह रहा है कि इसमें वो पाया जाता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिका। द्वीपिका का मतलब द्वीप, टापू। तो कह रहा है यह अग्नाशय का ही एक भाग है और इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी, इसलिए इसे लैंगरहैंस की द्वीप कहा जाता है। इससे बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकोगॉन और गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। बीटा से इंसुलिन निकल गया, अल्फा से ग्लूकोगॉन और गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन। अब आइए इंसुलिन के बारे में। यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा सेल से निकल गया। इसकी खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी, ठीक है, और पहली बार लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। देखिए कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये प्रश्न पूछे कि पहली बार इस इंसुलिन का सुई कहाँ दिया गया था? कनाडा में। किसको दिया गया था? थॉमसन को। कह रहा है कि यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, यानी कि यकृत जो है, यकृत जो लीवर है वो ग्लूकोज जो वहां संचित है, तो जब जरूरतमंद आपके शरीर के लिए खर्चा के लिए है उतना ग्लूकोज ले लिया, और जो शेष मात्रा में जो ग्लूकोज बन रहा है उसको क्या करेगा? ग्लाइकोजेन में बदल देगा, और वही ग्लाइकोजेन को संचित रखेगा आगे भविष्य में, फिर ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज बना लेगा। सुधा डेयरी क्या करता है? दूध लिया आपसे, गर्मा के पाउडर बना लिया, अब जब जब मन करे तो दूध बना के भेजता है। तो कह रहा है यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है, और इंसुलिन के कम श्रवण से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक बीमारी जाएगी। इंसुलिन कम निकलेगा तो क्या होगा? डायबिटीज बढ़ जाएगा। देखिए, और साथ ही ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा का बढ़ना भी डायबिटीज है। तो दोनों, इंसुलिन कम हुई तो डायबिटीज बढ़ जाए, और ग्लूकोज अगर बढ़ गई तो क्या हुई? डायबिटीज भी बढ़ जाए। इंसुलिन कम हुई तो चीनी बढ़ जाए। इंसुलिन अगर जरूरत से ज्यादा लगे निकलने तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है, और इससे जनन क्षमता कम हो जाएगा, और साथ ही दृष्टि ज्ञान भी कम हो जाएगा। यही से कहा जाला शरीर अगर इंसुलिन कम निकली तो डायबिटीज हुई, यानी रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी, शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा। अगर ज्यादा निकली तब इंसुलिन, तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाएगी, और जनन क्षमता एवं दृष्टि ज्ञान दोनों कम हो जाएगी। ग्लूकोगॉन का ये जो सुनिए लो, ग्लूकोगॉन का जो अल्फा सेल से निकलता है, यह ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में बदल देगा, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कौन बदलता है? यकृत। और उसको कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन। अब फिर ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कौन बदलेगा? तो ग्लूकोगॉन जो अल्फा। खूब ध्यान से सुनिए लो, अगर शरीर में ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजेन में कौन बदलेगा? यकृत। अच्छा, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कितना बदलना है इसको कंट्रोल कौन करेगा? इंसुलिन। अब पुनः ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में लाना है तो ग्लूकोगॉन जो अल्फा सेल से निकलता है। सोमैटोस्टेटिन ये जो गामा सेल से निकलता है, यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो भोजन के स्वांगीकरण अवधि को बढ़ा देता है ताकि पचने में आसानी हो, ना तो अपच हो जाए तो खा हो जाए लगी सेफ्टी के आवाज दे। तो यहां से हमने पढ़ा कि हार्मोन जो अग्नाशय से उत्पन्न होता है इंसुलिन है, और इंसुलिन अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका बीटा सेल से पैदा होती है, और इसका डिस्कवरी बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। और सबसे पहले इंसुलिन की जो सुई दी गई थी वह लियोनार्ड थॉमसन को, कनाडा के नागरिक लिख लेने दीजिए, लियोनार्ड थॉमसन कनाडा सुई दिया गया इसको, ठीक है। अब देखिए, ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की क्रिया कौन नियंत्रित करेगा? इंसुलिन। और इंसुलिन क्या है?
एक प्रकार का प्रोटीन भी है और साथ ही हार्मोन भी है। तो जब भी ये प्रश्न में ऑप्शन रहे कि इंसुलिन क्या है, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी हार्मोन, तो क्या मारिएगा लोग, दोनों है। इंसुलिन के कमी से क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगी। अगर इंसुलिन ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाएगा, जनन क्षमता का कम होगा, साथ ही लघु न करे, दृष्टि ज्ञान भी कम हो जाएगी। अब देखिए लैंगरहैंस की द्वीपिका से 3 प्रकार के सेल निकलते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन निकल गया, अल्फा सेल से ग्लूकोगॉन निकला और गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन निकला। इंसुलिन का तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि कम होगा तो डायबिटीज, ज्यादा हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया, जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम। अच्छा, अल्फा सेल से जो ग्लूकोगॉन निकलेगा ये क्या करता है, ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजेन बनता है उसको कंट्रोल करता है, और गामा सेल से जो सोमैटोस्टेटिन निकलता है ये ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में बदल देगा। अच्छा, तो रक्त संचरण जो होता है ब्लड शरीर में, उसको संचरण करने में मदद कौन करता है, सर्कुलेशन, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं। रेड ब्लड सेल को क्या कहते हैं, लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और इसका कार्य क्या है कि फेफड़ा से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाना, किसका कार्य है, रेड ब्लड सेल यानी कि एरिथ्रोसाइट का, और CO2 को बाहर निकालना। साथ ही रक्त के संचरण में भी मदद करता है एरिथ्रोसाइट, आरबीसी। हीमोग्लोबिन जो पढ़ना है ना, तो उसको आप लोग हीमोग्लोबिन पढ़िए चाहे HGB पढ़िए, हीमोग्लोबिन शॉर्ट फॉर्म नहीं पढ़ा जाता है। तो हीमोग्लोबिन HGB आरबीसी में क्या है, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो एक प्रोटीन है, ठीक है। और यही हीमोग्लोबिन जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, रेड ब्लड सेल यानी कि एरिथ्रोसाइट में। और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, खूब ध्यान देना है शब्दों पर, प्रोटीन है। और यही हीमोग्लोबिन जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है, ठीक है। हर एक पार्ट के। अब इसके अलावा श्वेत रक्त कण को हम लोग पढ़ लें। देखिए यहाँ कह रहा है लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड क्रॉप्सूल या इरिथ्रोसाइट। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं, ठीक है, और इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद है ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। देखिए दक्षिण अमेरिकी देश हम लोग पढ़ रहे थे तो लामा का नाम आया, तो लामा को हम लोग समझ लिए गधा, लेकिन गधा नहीं है। लामा दक्षिण अमेरिकी देश का एक प्रकार का ऊंट है जिससे सामान को ढोने के साथ साथ उससे मांस एवं ऊन भी प्राप्त किया जाता है, माने रोमा से। तो यहाँ कह रहा है कि आरबीसी जो है रेड ब्लड क्रॉप्सूल या एरिथ्रोसाइट, स्तनधारियों में लाल रक्त कण का आकार क्या होगा, उभयावतल होंगे, और इसमें केंद्रक नहीं होता है। और अपवाद में ऊंट एवं लामा होगा, जिसके ऊंट एवं लामा ऐसे 2 स्तनधारी हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसके आरबीसी का आकार उभयावतल होगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, 3 जगह होता है, सुनिए लोग। कहने का मतलब है कि हाँ बहुत बढ़िया, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो अस्थि मज्जा में ही होता है, जिसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत यानी कि लीवर और प्लीहा में होगा यानी कि स्प्लीन में। तो आरबीसी का निर्माण 3 जगह हो गया। एगो तो हो गया बोन मैरो मेन में, अगर भ्रूण अवस्था में है बच्चा, अभी शुरुआते हुआ है उसका, तो उसमें उसके यकृत में या स्प्लीन यानी कि प्लीहा में। और जो तिलिया देख रहे हैं ना, स्प्लीन प्लीहा है। जिस दिन तबीयत खराब हो जाएगा, डेंगू वेंगू हो गया, तो ये गायब हो जाएगा, यही अपने आप को खत्म करेगा और शरीर में आरबीसी को फैला देगा। इस का तबीयत खराब हो देखो ना, सारा तिलिया गायब, तिल उसी को स्प्लीन कहा जाता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में, और भ्रूण अवस्था में यकृत एवं स्प्लीन में। अच्छा, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड खून बनने में, आरबीसी बनने में सहायक है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, और वहीं WBC का जीवन काल जो है वह मात्र 2 से 4 दिन होता है। और ब्लड क्रॉप्सूल यानी कि रक्त बिंबाणु जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। तो सबसे ज्यादा आरबीसी का जीवन काल हो गया। और इसकी मृत्यु जो भी है आरबीसी की, यकृत एवं स्प्लीन में हो जाती है, ठीक है। इसीलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है।
देखिए इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक डाई होता है, ठीक है, और इसके कारण रक्त का रंग जो है वह लाल होता है। तो जब भी मैं ये प्रश्न पूछूं कि रक्त जो होता है उसका रंग लाल क्यों होता है तो क्या मारिएगा, हीम नामक डाई यानी कि रंजक है, रंगने वाला। अरे हम लोग डाई लगाते हैं बाल में, माने बाल और पक गया तो डाई लगा के करिया कर लीजिएगा। माने बाल पकता है, सुनिए लो, बाल पकता है तो डाई लगाते हैं, तो व्हाइट से काला कर लिए, तो वही खून को रंगने का काम कौन करता है कि लाल दिखता है, हीम नामक डाई। और इसमें ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, और कैसा प्रोटीन होता है, लौह युक्त। तो ग्लोबिन क्या है, लोहा युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। ऑक्सीजन से सहयोग करेगा तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करेगा तो कहानी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन है, देखिए तीन तीन वो प्रश्न है। हिमायटिन, जब भी यह प्रश्न पूछे कि लाल रक्त कण में पाए जाने वाला लाल रंग किसके कारण है, तो हीम नामक डाई के कारण। ग्लोबिन क्या है, तो लोहा युक्त प्रोटीन है। और अगर ये प्रश्न पूछे कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक यानी कि आयरन कंपाउंड कौन है, तो हिमायटिन है। ये नहीं मार देना है ग्लोबिन चाहे हीम, नहीं, हिमायटिन है। लौह कंपाउंड, लौह यौगिक कौन है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला, हिमायटिन है। और ग्लोबिन क्या है, लौह युक्त प्रोटीन है। और रंग का रक्त का जो लाल रंग है वह हीम नामक डाई के कारण है। आरबीसी का कार्य है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकाल देना पेड़ पौधों के लिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया यानी कि रक्त क्षीणता हो जाती है, और जब आप सोए रहिएगा तो रेड ब्लड सेल आरबीसी का जो मात्रा है वह 5% कम हो जाएगा। और साथ ही जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उसमें रेड ब्लड सेल की मात्रा 30% की वृद्धि हो जाती है। हाइट पर जाइएगा तो 30% बढ़ जाएगा, और सो जाइएगा तो 5% आरबीसी कम हो जाएगा। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। शरीर में कितना आरबीसी है इसकी संख्या किससे मापिएगा, हीमोसाइटोमीटर से। बहुत ज्यादा मात्रा होता है हमारे, लाखों में होता है, बता देंगे थोड़ा देर बाद खोज के। क्लियर हो गया। तो यहाँ प्रश्न हम लोग पढ़े थे कि रक्त शरीर के जब भी ये प्रश्न पूछे कि रक्त का संचरण शरीर में कौन करता है, आरबीसी, रेड ब्लड क्रॉप्सूल सेल का है, सेल का हम तो कोशिका क्रॉप्सूल का है। और इसका कार्य क्या है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना और CO2 को बाहर ना निकालना। और ये कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, HGB। और हीमोग्लोबिन में हीम क्या है, डाई है, ग्लोबिन क्या है, लौह युक्त प्रोटीन है। और अगर ये पूछे कि हीमोग्लोबिन में आयरन कंपाउंड कौन है, लौह यौगिक, तो हिमायटिन है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा लो कि शरीर का तापमान को कौन नियंत्रित करता है, जो है माथवा में जो भागवा होता है, थैलेमस की हाइपोथैलेमस की मेडुला वाला घंटा, कौन करता है, बहुत बढ़िया। शरीर का तापमान को जो कंट्रोल करता है वह हाइपोथैलेमस होता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस का क्या क्या काम है सुनिए, भूख, प्यास, ताप, लोभ यानी कि प्यार, घृणा भी करेगा, जब लोभ करेगा तो घृणा अपने आप करेगा, पसीना भी आएगा, और गुस्सा एवं खुशी को भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो फिर से इसको सुन लिया जाए कि शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। उसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास, प्यार, भूख, प्यास, तरास, भूख, प्यास, प्यार, लोभ, घृणा, पसीना, गुस्सा, खुशी। आप बताइए घृणा अगर करना हो तो घृणा कौन पैदा करता है शरीर में, हाइपोथैलेमस। प्यार, गुस्सा, खुशी, भूख, प्यास, और शरीर के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। अब आइए दर्द, ठंडा, गरम। दर्द भी हुई, ठंडा भी लगी, ठंडा गरम एक हो गई, और दर्द, थैलेमस, सब मस्तिष्क में है। दर्द, ठंडा, गरम, थैलेमस। अब भूख, प्यास, ताप, टेम्परेचर, प्यार, घृणा, गुस्सा, खुशी, हाइपोथैलेमस। और दर्द, ठंडा, गरम, थैलेमस। अब बताइएगा लो नेक्स्ट, रक्त दाब।
यानी कि ब्लड प्रेशर, हृदय धड़कन, श्वासन नियंत्रण, श्वसन नियंत्रण, रेस्पिरेटरी कंट्रोल और निगरण एवं उल्टी, माने निगलता नहीं चाहे उल्टी करता नहीं, इसको कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये ब्रेन का पिछला भाग है, यहाँ है। तो रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर, हृदय हार्ट को, धड़कन को, श्वसन नियंत्रण यानी कि रेस्पिरेटरी कंट्रोल और साथ ही निगरण एवं उल्टी को मेडुला ऑब्लांगेटा जो मस्तिष्क का पिछला भाग है। ठीक है। शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशियां, शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशियां, सेरिबेलम और सेरेब्रम में अंतर है। सेरिबेलम दूसरा है और सेरेब्रम दूसरा है। ब्रह्म है दूसरा, सेरिबेलम दूसरा है। तो शरीर का जो संतुलन है, ताकि आप चल रहे हैं, अस्थिर से खड़ा हैं, और ऐच्छिक जो पेशियां है, पुतली अपने आप पलक जाता है, छींक अपने आप आ जाता है, तो ये सब सेरिबेलम करता है। और साथ ही रिफ्लेक्स एक्शन का कहां से कंट्रोल होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। रिफ्लेक्स, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, यही है ऐच्छिक पेशियां, रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन, उसी दिन पढ़े थे लोग। विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद को प्राकृतिक और वर्णवाद या प्राकृतिक चयन किसने कहा? तो डार्विन ने। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने। ठीक है। ये देखिए, ये बुक बहुत लंबा है, इसका नाम सुनिए लो। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या द कंजर्वेशन ऑफ फेवरेस्ट रेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। इसको छोटा कर दिया। अच्छा, एगो चीज होता है कि सहजीविता, जिसको कहा जाता है म्यूटालिज्म, इसमें दो जाति अगर हैं, सहजीविता अगर कर रहे हैं, तो किसको लाभ होगा, किसको हानि होगा? सहजीविता में दोनों को, सहजीविता दोनों को लाभ है। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है म्यूटालिज्म, और इसके उदाहरण है लाइकेन। कवक, देखिए इसमें, देखिए शैवाल और कवक को जब मिला दीजिएगा ना, तो बन जाएगा लाइकेन। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि लाइकेन निम्न में से किसका माने सम्मिलित है चीज है, तो सैक का, किसका? सैक का। सै से शैवाल और क से कवक। इन्हीं शैवाल और कवक जब म्यूटालिज्म करेंगे तो हो जाएगा सहजीविता, जिसमें दोनों को लाभ है। इसमें देखिए क्या करता है, कवक जो है ना, फंगस को ही कवक कहा जाता है। ये खाना बनाएगा किसके लिए? शैवाल के लिए। और शैवाल नहीं गड़बड़ा गया। कवक जो है ना, उस शैवाल को सुरक्षा देगा, और शैवाल जो है वो कवक के लिए भोजन बनाएगा। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि लाइकेन किसका सहजीविता म्यूटालिज्म है, सैक का, शैवाल और कवक का। इसमें शैवाल जो है वो क्या करता है? भोजन बनाता है, और कवक क्या करता है? शैवाल को सुरक्षा देता है। दोनों का काम चल गया। अब आइए, होता है पारासिटिज्म यानी कि परजीविता। इसमें क्या होगा? दोनों को लाभ, एक को लाभ होगा, दूसरे को हानि हो जाएगा। मछड़वा का है, आगे चूस के चल जाता, जोक का हवे आके चूस के चल जाता, तो ये कौन सी हो जाएगा? पारासिटिज्म यानी कि परजीविता हो गई, दूसरे पर जीवित रहने वाला। जाके मजा ले लिया, लव से छोड़ के चल दी, बेवफा खाने। जैसे देखिए अमरबेल जो है ना, अमरबेल का पौधा दूसरे पौधे पर निर्भर रहेगा, उनका के बर्बादे करके वो छोड़ेगा। उसके अलावा ये तीसरा पूछा जाता है कम्युनलिज्म यानी कि सहभोजिता। इसमें एक को लाभ होता है और दूसरा अप्रभावित होता है। जैसे चूसक मछली का शार्क के सतह पर सटे रहना। और इसी का सहभोजिता का उदाहरण क्या है? कबो कबो गैया चरेली सब, बकरिया भैंसिया चरेली सब, पिठुआ पर आके कौवा बढ़ जाला, खूब ओकनी के ढिलुआ खाला। ये दोनों आदमी को अच्छा है, मतलब गाय के उससे कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट भरता कौना के? कौआ के। तो ओकरे के कहल जाला सहभोजिता यानी कि कम्युनलिज्म। इसमें एक को लाभ, दूसरा अप्रभावित। जैसे चूसक मछली का शार्क के सतह पर सटे रहना। पारासिटिज्म यानी कि परजीविता, एक को लाभ, दूसरे को हानि। अमरबेल का किसी पौधे पर चढ़ जाना। अमरबेल भी एक प्रकार का लत्ती है भैया ना, कौन लत्ती गछिया पर चढ़ जाला कि उनका के बर्बादे करके छोड़ी, अपन मजा करी। आ सहजीविता म्यूटालिज्म है, जिसमें दोनों को लाभ है। जैसे लाइकेन, और लाइकेन जो है
शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। शैवाल जो है क्या करेगा, भोजन बनाएगा, कवक सुरक्षा देगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। अच्छा एक प्रश्न बताइए, लोग पूछा हुआ है, जहां जीव रहता है, माने हम लोग सब जीव हैं, उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह पूछ रहा है, उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। एक आवास में कई नीच होते हैं, यानी कि निकेत होते हैं, और एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उसे निकेत कहा जाता है। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास। और एक आवास में कई निकेत होते हैं, और जो भी एक प्रजाति है जैसे हम लोग हैं, उसको जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उसे निकेत कहते हैं। प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है, तथा कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती हैं। अब यहाँ पर आप हैं, शेर भालू घूमेगा, रह पाइएगा? हमेशा डर सतैले रहेगा। अच्छा, सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में, उसी में ना क्लोरोफिल रहता है। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल लेगा तो एटीपी में एडिनोसाइन ट्राइफेस्फेट में बदल जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो है यह एक पादप कोशिकांग है जिसमें क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक पाया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल क्या है, तो प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड है, और यह पत्तों में हरे रंग का वर्णक है। हाँ, ल्यूकोप्लास्ट में क्या है? अवर्णीय लवक, उसमें कोई रंग नहीं रहेगा, जमीन के नीचे पाया जाएगा। अलुआ के सोरिया। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस, उसका बाई प्रोडक्ट यानी कि उपोत्पाद या उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है। अच्छा, जियोलॉजी में किसका अध्ययन कहता है? जियोलॉजी। हाँ, बहुत अच्छा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना या उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन, इसको जियोलॉजी। सेरोलॉजी में सेरोलॉजी SERO, ब्लड सीरम। ब्लडों में एगो सीरम आ गया है। अब देख रहे हैं लेडीज का आजकल खूब सीरम लगा रही है सब। सीरम पूछते हैं लोग। ये जो देखिए, एगो साउथ में हम फिल्म अभी देखे थे, उसमें जो है नहीं सुनिए, बता रहे हैं। चाइना, आप लोग नाम सुने हैं ना? उस शेर का जो जांग होता है ना, जैसे हम लोग खोसी का लेके आते हैं तो चुसते हैं लोग ऐसे ऐसे, हड्डिया के अंदरवा जो मालवा होता है। तो कोई भी जीव जंतु है ना, तो उसमें दिखाया कि वो अपना मन सुंदरता बढ़ाने के लिए वो जो पेट में जो बच्चा पलता है ना, वो क्या है? सूर्य के प्रकाश से उस पर नहीं पड़ रहा है, हम लोग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ना। तो पेट में जो इम्ब्रोय है, महिला का भ्रूण है, उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, वो क्या है? एकदम फ्रेश है। उस बच्चा को निकाल के उसके शरीर का ब्लड, अभी फिल्म बना है साउथ में, यशोदा फिल्म है, यशोदा मूवी। तो क्या निकाल रहा है? उसका सीरम निकाल रहा है। ब्यूटी क्रीम उसका बनाने में, हाँ, ब्यूटी क्रीम बनाने में उपयोग हो रहा है। मर जाता है। अरे भाई, सूर्य का सनलाइट उस पर पड़ रहा है? नहीं ना पड़ रहा है, आपके शरीर पर पड़ेगा। मान लीजिए आपके पेट में बच्चा है, अगर महिला है, तो बच्चा जो है उस पर थोड़े पड़ रहा है सनलाइट, उसी से उस सीरम निकाल रहा है। सब घोंघा को क्या कर रहा है ना, सीरम निकाल रहा है। अब जैसे अब साधारण भाषा में समझिए सीरम है क्या? मीट लाइए, कछुआ मान लीजिए लाए, डाल दिए पानी एथी में, कढ़ाई में चढ़ा दिए, तो पहले का जो पनिया उसके शरीर में से निकलेगा ना, वही सीरम है। बाकी तो मांस बेकार चीज है। सूप जो हो भाई। तो ये जो सीरोलॉजी है, इसमें ब्लड सीरम का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी बहुत पूछा जाता है, हड्डियों का अध्ययन, और हड्डियों के मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही नितांत आवश्यक है। अच्छा, किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? वायरस। और वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज इवानोस्की ने की थी, रसिया का वैज्ञानिक था। बागिया तो नीचे इहो भोर परवा देव लोग तो का पढ़ल जाई मत नहीं हैं।
अरे विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी। विषाणु की खोज यानी कि वायरस की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोस्की ने की थी। टीएमवी, तंबाकू मोजैक वायरस, तंबाकू का पत्ती जो संगठित हो कैसे हो जाता था ना, उसी पर उन्होंने विषाणु की खोज की। और ये सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के होते हैं, इसी कारण इनको सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। और इनको बोतल में भरकर बहुत दिन तक रख सकते हैं। ये कोसा रूप में नहीं होते, इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जाता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाएंगे। उसमें निर्जीव और सजीव दोनों बात, जैसे तरह सजीव जाई सक्रिय हो जाएगी। कोरोना वायरस और ये एंजाइमों का संश्लेषण लगेंगे करने सारा प्रोटीन तार खींच ली। अब देखिए, परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पादप विषाणु जिनको आरएनए कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड के। जंतु विषाणु में डीएनए या कभी कभी आरएनए। और एक होता है बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी, और यह केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं और जीवाणुओं को मार डालते हैं। और इसमें डीएनए पाया जाता है जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज में। जैसे टीटूफेज, गंगा नदी के पानी में कीड़े क्यों नहीं लगते हैं? यही ना जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है, पूरा जीवाणु को खा जाता है। इसे गंगा का पानी शुद्ध व स्वच्छ बा। और जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। तो विषाणु की खोज इवानोस्की ने, रूस के वैज्ञानिक। अब बताइए लो कि किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? वायरस। लेकिन जैसे आपके शरीर में जाएगा आपका पूरा एंजाइम हुआ खींचने लगेगा। ये प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो वायरस में। ठीक है, तो एंजाइम वही ना पाया जाएगा जहां पर कोशिका भित्ति होगी यानी कि सेल वाल होगी। तो कहने का मतलब यह है कि लाइकेन, जीवाणु और शैवाल में सेल वाल पाई जाती है, लेकिन विषाणु में सेल वाल नहीं पाई जाती है। तो जब विषाणु में सेल वाल नहीं पाई जाती है तो ये पैदा हुआ कैसे? तो कहने का मतलब है कि विषाणु में एक प्रोटीन कीट होता है जो कोशिका भित्ति की तरह काम करता है, इसलिए इसमें एंजाइम नहीं होते हैं। क्लियर हुआ कि किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होगा? तो वायरस में। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एक प्रोटीन कीट होता है जो सेल वाल की तरह कार्य करता है। लेकिन लाइकेन, जीवाणु और शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, विषाणु में नहीं। मनुष्य के शरीर में कहां लिम्फोसाइट यानी कि WBC का निर्माण होता है? बताइए लोग। जहां उसका होता है वहां इसका होता है, जहां आरबीसी का होता है वहां इसका भी होता है। यानी कि बोन मैरो में तो होगा ही, स्प्लीन या प्लीहा कहिए इसमें होगा, और थाइमस ग्रंथि में। यकृत में नहीं होगा, यकृत में WBC नहीं है। तो मनुष्य के शरीर में कहां लिम्फोसाइट यानी कि WBC का निर्माण होगा? तो प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन एक शब्द है, और साथ ही बोन मैरो में और थाइमस ग्रंथि में भी होता है। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा लोग। एक बार क्या किया था यूपीपीसीएस में कि चौथा ऑप्शन दे दिया था थाइमस, तीसरा गलती हो गया था। तो मनुष्य के शरीर में कहां लिम्फोसाइट का निर्माण होगा? पेनिसिलिन में। पेनिसिलिन चल गया। प्लीहा यानी कि स्प्लीन में, बोन मैरो में और थाइमस ग्लैंड में। और इसका कार्य क्या है? सुरक्षा तंत्र प्रदान करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिम्फोसाइट, नहीं रहा तो गायब। अब आइए लो, कोशिका जो है हमारे शरीर का, उसमें दाखिल होने वाले जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? लाइसोसोम। उसी दिन में पढ़े थे हम लोग। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी, और ये 24 प्रकार के नहीं बताए थे कि यही पचाता है, खुद जाएगा। जो बेकार चीज है ना उसमें खुद जाके अपने आप को बम से उड़ा देगा। लाइसोसोम अपने भी मरेगा और उसको भी लेकर मर जाएगा, यानी कि उसको भी खत्म कर देगा। तो ये बार बार प्रश्न पूछ रहा है बीपीएससी में कि कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है, कौन अपशिष्टों को पचा देता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली कहते हैं, और इसकी खोज डी डुबे ने की थी। और इसमें 24 प्रकार के पाचक एंजाइम यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनते हैं। बाहरी पदार्थों को नष्ट करना, पचाना, विषाणु, जीवाणु, टूटे हुए भागों को पचाकर कोशिका को साफ करना। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में विषाणु जीवाणु नहीं है, उसको खत्म कौन कर रहा है? लाइसोसोम। और उसको पचाने का भी काम कर रहा है लाइसोसोम। इसीलिए इसको सुसाइड वेसल कहते हैं। सुनिए लो, सुसाइड वेसल यानी कि आत्मघाती थैली। बताइए कितना इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम। देखिए बीपीएससी का जो एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था, एलडीसी का निकला था लोअर डिविजनल क्लर्क का, अच्छा बीपीएससी का, बीपीएससी का। अरे बीपीएससी में एक बार नहीं निकला था, किरानी उरानी का ज्यादा सीट नहीं था। सीडीपीओ महिला एवं
CDPO दूसरा हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट। उसी में ये प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन जो है पचाने का कार्य करता है? लाइसोसोम। शरीर में अगर आयरन यानी कि लोहा की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया, रक्त क्षीणता या रक्त अल्पता। और ये जो आयरन है यह रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जिससे ऑक्सीजन शरीर में पहुंचता है। अगर आयरन की कमी का प्रमुख कारण क्या है? शरीर में आयरन की कमी का प्रमुख कारण क्या है? आयरन युक्त डाइट का आप सेवन नहीं कर रहे हैं। पीरियड्स जो महिलाओं का आता है उसमें अत्यधिक ब्लीडिंग अगर हो जाए तो वो भी शरीर में लोहे की कमी हो जाएगी। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की जरूरत का बढ़ जाना, क्योंकि जब जो भी महिलाएं जो होती हैं अगर वो पेट में अगर बच्चा है तो उसको क्या कहा जाता है? आयरन के गोली मिलेला सरकार द्वारा मिलेला। अच्छा, अगर लोहा की कमी हो जाए शरीर में तो क्या क्या हो जाएगा? खून की कमी हुई तो क्या हो? इम्यूनिटी शक्ति, इम्यूनिटी माने शरीर का जो पावर है वो कम हो जाएगा। बीमारियों से लड़ने के लिए इन्फेक्शन भी बढ़ने लगेगा। बच्चों का निम्न विकास हो जाएगा अगर बच्चा है तो। माँ का भी वजन कम हो जाएगा और हृदय रोग भी हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? और फारेनहाइट में जाइए तो 98.6 फारेनहाइट। और इससे अगर ऊपर हो जाए 37 डिग्री सी से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगी? बुखार। इस लोग कहेला 98 बा तो ठीक बा, जहाँ जे 99 भई बुखार भई। अब बुखार हुई तो बस मोनोसेफ दिया ही। मोनोसेफ का है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? खोज पेनिसिलिन की किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अच्छा, एगो प्रश्न आया था, ये उपकला ऊतक, इसको कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक होता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है शरीर में? जीभ यानी कि टंग, ब्रिक नली किडनी में, किडनी का जो नली है उसमें, लार ग्रंथियों में, स्वेद यानी कि पसीना ग्रंथियों में, आंत के भीतरी सतह पर, अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज में, नर एवं मादा के मूत्र मार्ग में, फेफड़ा में और आंख और कान में। उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। अभी आइए कि आखिर उपकला ऊतक है क्या? पास जुड़ी कोशिकाओं की एक से अधिक परत द्वारा यह बनी होती है और जो जंतु के शरीर को ढकने तथा बाहरी सतह बाहरी चीजों से रक्षा करती है। यही एपिथेलियल टिश्यू है। और इसका कार्य क्या है? जल एवं पोषण पदार्थों का अवशोषण यानी कि एब्सॉर्प्शन करना और उत्सर्जित पदार्थों की निकासी कर देना। आंत ज्वर रोग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टाइफाइड। इसके कई गो नाम है बताइए लोग? मोती झारा आप कह सकते हैं। आंत ज्वर रोग को ही टाइफाइड या मोती झारा भी कहते हैं। और ये आंत की बीमारी है और साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है और खाने एवं जल से यह फैलता है, दूषित खाना एवं जल से। अच्छा, कुछ प्रभावित रोग हम बताएंगे और इसके प्रभावित अंग बताइएगा लोग। टीबी, प्लेग और निमोनिया, ये तीनों से एक ही प्रभावित होता है। टीबी से फेफड़ा, प्लेग से फेफड़ा और निमोनिया में। अच्छा, टाइफाइड यानी कि आंत ज्वर और हैजा से क्या प्रभावित होता है? आंत। ठीक है, हैजा से भी आंत प्रभावित होता है। डिप्थीरिया, काली खांसी को हुपिंग कफ कहते हैं। तो इससे कौन सा शरीर प्रभावित होगा? श्वास नली डिप्थीरिया। डिप्थीरिया और काली खांसी हुपिंग कफ से श्वास नली गुरगुरा। अच्छा, डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी का। किसको? नवजात बच्चों को। अच्छा, टिटनेस और कोढ़ में कौन सा अंग प्रभावित होगा? सीएनएस, बिल्कुल 100% सही। टिटनेस हो और कोढ़ हो, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टिटनेस का ही एक अन्य नाम है धनुष टंकार, मैंने एकदम हैंग हो जाए टिटनेस हो तो ओकरे का कहल जाला हिंदी में? धनुष टंकार। जहां भी लिख दे धनुष टंकार बुझ जाइएगा लोग टिटनेस हो गया। अच्छा, ये जो कार्बनिक खाद यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन की प्राथमिकता किस हरित क्रांति में दिया गया? प्रथम में कि द्वितीय में? द्वितीय में। कार्बनिक खाद द्वितीय में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्राथमिकता दिया गया। ठीक है, द्वितीय ग्रीन रिवोल्यूशन। प्रथम ग्रीन रिवोल्यूशन कब हुआ था?
1961 में 1963 के बाद दिया गया था द्वितीय हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति अरे तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद दिया था। रुकिए ना, भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, लूसेंट है तो सब पकड़ा जाएगा। देखिए गूगल के पास से बात नहीं है। देखिए ना, ये मिल गया जी। देखिए 66-67 हाँ 66-67 में 66 यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद, ठीक है, 1966-67 में इंडिया पंजाब, ठीक है 66-67 में, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद दिया गया था। और द्वितीय जो ग्रीन रिवोल्यूशन है इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि कार्बनिक खाद की प्राथमिकता दी गई। अच्छा, पृथ्वी पर हो रहा है कार्बन चक्र में क्या होता है? कार्बन चक्र अगर पृथ्वी पर चल रहा है तो कौन सी गैस बढ़ जाएगी? ऑक्सीजन को बढ़ा देगी और जिससे प्रकाश संश्लेषण होने लगेगा, ठीक है। और हरे पौधे जो होते हैं, ठीक है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अगर क्रिया होती है तो प्रकाश ऊर्जा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का उपयोग कर ऑक्सीजन निकालते हैं। मैंने कहने का मतलब पृथ्वी पर जो कार्बन चक्र हो रहा है उसमें ऑक्सीजन किसको बढ़ा देगी? प्रकाश संश्लेषण को। आप जितने ऑक्सीजन खींचिएगा उतने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दीजिएगा। तो कह रहा है कि हरे पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया में क्या बाहर निकालते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा उनको चाहिए, CO2 चाहिए, जल चाहिए, और इसका उपयोग कर ऑक्सीजन निकाल देंगे। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का कितना 90% भाग कौन यूज करता है? जलीय पौधे प्लस शैवाल। पृथ्वी पर जितना फोटोसिंथेसिस का जो क्रिया हो रहा है उसका 90% भाग जलीय पौधे एवं शैवाल कर रहा है, पृथ्वी पर नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा, कुछ बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक जिनको कहा जाता है, विशेष सूक्ष्मजीवों प्लस किसी नमी धारक पदार्थ के ये मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? विशेष कोई सूक्ष्मजीव है और किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्रण है बायो फर्टिलाइजर, जैसे कि राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, बीजीए यानी कि ब्रूगिलिन एल्गी, नीला हरा शैवाल, एस्परजिलस, सुडोमोनास, बैसिलस माइकोरिजिक फंगी। ये इतना बार ये प्रश्न ये पूछा गया है और हर बार सबसे गलती हो जाता है। इसको बताइए, है कम है, इतना याद रखना कि बायो फर्टिलाइजर यानी कि विशेष सूक्ष्मजीव प्लस किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्रण है, जैसे कि राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एस्परजिलस, सुडोमोनास, बैसिलस माइकोरिजिक फंगी। कभी कुछ नाम दे देगा, अब 4 गो उलट देगा। अच्छा, बैसिलस थुरिजिएंसिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बीटी बैगन, बीटी कपास, तो वो बीटी बैगन जो है ना उसमें बीटी क्या है? बैसिलस थुरिजिएंसिस है और ये जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। कहने का मतलब है आजकल जो बैगन आ रहा है उसमें कीड़ा लगा हुआ, कोई बैगन दिख रहा है? कोनो कीड़ा लागल बैगन नहीं खे दिखत। काहे नहीं खे दिखत? नहीं, उसमें यही बीटी जीवाणु डाल दिया गया है। एगो ऐसा जीवाणु डाला गया है कि जैसे उसमें कीड़ा पैदा होगा ना, जैसे वो खाएगा इसको तो उसका अंतवे फट जाएगा, बस मर जाएगा। इसीलिए बैगन में कोई कीड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि बैसिलस थुरिजिएंसिस, और ये जीवाणु है और कृषि में बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में पौधे की बीमारी को कंट्रोल कर देता है। तो जब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर में बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में पौधे की बीमारी कौन ठीक करता है? बैसिलस थुरिजिएंसिस यानी कि बीटी, और यह क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है। इसीलिए ना बैगन में आज गा रहा है तो कीड़ा दिख रहा है, तो ये सब क्या है ना, लोग कहता हाइब्रिड है। अरे चोट्टा हाइब्रिड है, वो नया इंसान बर्बाद करे के कहानी हो गई बा। अब फिर से सरकार कहता का ऑर्गेनिक अपनाइए, राखी छिटिए, गोबर मारिए। अरे तो सारा तो गाय बहनों ने चल गई, सारा गोबर उपला में चल जाता है। नहीं कह रहा है कि अथी है का कहल जाला, राखी छिट दी, पेस्टिसाइड का उपयोग, कीटनाशक का उपयोग मत कीजिए। और सरकार जो है, कौन सी आई बेटा, अरे कौन मार्केट बनाया है सरकार? एगो अरे एगो ऑनलाइन मार्केट ना बनाया है सरकार। ऑर्गेनिक में उत्पाद, ऑर्गेनिक में सिक्किम आगे है ना, पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम में है। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक उत्पाद का जैसे नहीं, हमसे मान लीजिए पीटर इंग्लैंड का जैकेट किन रहा है, 8000 पड़ेगा, और साधारण जैकेट किनिए तो 2500 में हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक चीज का दाम बढ़ गया, लोग कह रहा है ये ऑर्गेनिक है।
कहता है में कोनो खादे नहीं है, देसीला हो। देखिए सरकार जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये चीज खत्म ना हो गया, बाजार समिति तो बाजार समिति था तो सरकार इसको खत्म कर दिया, तो एगो मार्केट लॉन्च किया, उसका नाम हमारे दिमाग पर नहीं आ रहा है। कहने का मतलब किसान जब जाता था उस बाजार समिति में, तो मान लीजिए 50 किलो को भी लेकर गए, अब वो कहेगा बैठा बाहर आ, तार नंबर आई। वो इतना ना परेशान कर देता था लो बाजार समिति वाला कि वो किसान जो है आज जब भी बेचना है तो कहाँ बेचिएगा, बाजार समिति में। अगर बाहर कोई खरीदते या अथी करते हुए पकड़ा गया तो ये बाजार समिति वाला जुर्माना लगाता था। अब मान लीजिए 50 किलो गोभी लेके गया, अगर उसको 10 रुपए के हिसाब से 500 रुपया मिलना चाहिए, तो ये लोग बीचे में 100-200 खा जाता था लोग, और उसको 300 रुपया में 200 रुपया में खरीदने के लिए मजबूर कर देता था लोग। इसीलिए सरकार ने बाजार समिति को खत्म कर दिया। और दूसरा एगो ई हाट करके विकसित किया है, डेवलप, कल बता देंगे। ई हाट न कह रहे हैं जी, ई हाट। अच्छा खैर ये तो मेंस का चीज हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, वह पौधा जो खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने तना यानी कि स्टेम को संशोधित किया, कौन कौन है? आलू नहीं कर दिया, खाद्य पदार्थ को रखने के लिए क्या कर दिया, अपने तना को बना लिया, तने में खाद्य पदार्थ को संग्रहित कर दिया। तो आलू किसका उदाहरण है? तना का। हल्दी किसका उदाहरण है? तना का। अदरक तना का। प्याज हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने, क्या है? अदरक तना का उदाहरण नहीं है, प्याज भी है, प्याज भी है तना का उदाहरण, हद कर दी आपने। अब आइए जड़ का उदाहरण बताइए। जड़ का हो गया। देखिए प्याज जो आप बोले हैं ना, प्याज बल्ब का भी उदाहरण है, अदरक राइजोम का भी उदाहरण है। अब आगे पढ़िएगा तब ना। गाजर चुकंदर और मूली जड़ का उदाहरण है। देखिए लीजिए, आए आप ऐसे कीजिएगा। देखिए तने का रूपांतरण आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक है। कैसे कह रहे हैं कि प्याज जो है एथी का उदाहरण है? प्याज में ही पूछा जाता है कि बोले हैं प्याज बल्ब है, बल्ब है, बोले ना। और अदरक के बारे में बोले हैं राइजोम का उदाहरण है। अदरक और हल्दी राइजोम का उदाहरण है। भूमिगत तना का ही प्रकार है राइजोम। अगर ये पूछेगा प्रश्न में कि हल्दी या अदरक किस भूमिगत तने का प्रकार है, तो वहां ऑप्शन में रहेगा राइजोम, बल्ब, कॉर्न, ट्यूबर। तो यहां मारिएगा उत्तर में राइजोम। अगर ये पूछे कि निम्न में से कौन तना का उदाहरण है, तो आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सब तना का उदाहरण है। और तना में भी राइजोम का उदाहरण है हल्दी, अदरक। और तना में ही बल्ब जो है यानी कि सल्क कंद प्याज का उदाहरण है। तना में ही कॉर्न का उदाहरण है बंडा, केसर, धक आ गल धक, धन, कंद, केसर। और ट्यूबर यानी कि कंद का उदाहरण क्या है? आलू। मूसला जड़ों का उदाहरण आइए, गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली। अब आइए अगर ये प्रश्न पूछे कि गाजर निम्न में से किन जड़ों का उदाहरण है, तो उसमें रहेगा कोनिकल, नेपीफॉर्म, फ्यूसीफॉर्म। तब गाजर हो जाएगा कोनिकल, शंकु आकार का। सलजम चुकंदर हो जाएगा नेपीफॉर्म, कुंभी रूपी का। और मूली फ्यूसीफॉर्म हो जाएगी, फुस दे टूट जाला मुरई खइबा। तो क्लियर हो गया कि वह पौधा जो खाद्य सामग्री को संग्रह करने के लिए अपने स्टेम यानी कि तना को संशोधित कर लेता है, तो क्या हो जाएगा? हद कर दिया आपने। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज। और जड़ का गाजर, चुकंदर, मूली। अगर ये पूछेगा कि अदरक और जो हल्दी है ये किस प्रकार के तने का उदाहरण है, तो राइजोम होगा। अब प्याज बल्ब का उदाहरण हो जाएगा। आलू कंद का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मूली क्या है? फ्यूसीफॉर्म है। अच्छा, वियना सम्मेलन जो 1985 में हुआ था, ओजोन परत को नष्ट करने वाले गैसों के उत्सर्जन को वहां कम करना था। फिर वहीं से पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कनाडा में हुआ था, ये भी ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। जब ये प्रश्न पूछेगा कि ओजोन परत क्षरण से कौन संबंधित था, तो मॉन्ट्रियल कनाडा वाला। ओजोन परत को नष्ट करने वाले गैसों के उत्सर्जन से कमी था, तो वियना। यहाँ इस पर ध्यान देना है प्रश्न पर। इस चारू ऑप्शन में रहता है, गलती हो जाता है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले गैसों के उत्सर्जन में कमी वियना, ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल, और पृथ्वी सम्मेलन अर्थात ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी का पहला कदम रियो।
ब्राजील, बिल्कुल सही। और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के का प्रभाव में प्रथम कानून कहाँ बनाया गया? क्योटो प्रोटोकॉल, जापान, 97 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलुरु में है। डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने। और डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने की और न्यूक्लिन, और इसे न्यूक्लिन कहा। अब आइए, डीएनए का आणविक संरचना यानी कि डबल हेक्सिल मॉडल किसने बनाया? वाटसन एंड क्रिक ने। और डीएनए शरीर में सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करती है, और साथ ही डीएनए पर जीन क्या है? उसका क्रियात्मक इकाई है, यानी कि डीएनए से भी छोटा भाग जीन है। और डीएनए को प्रयोगशाला में या अंतःपात्र में किसने बनाया था? हरगोविंद खुराना ने। नहीं, गलती हो गई। डीएनए को प्रयोगशाला में किसने बनाया था या अंतःपात्र में? प्रयोगशाला में ये है खुराना। और रुक जाइए, गलती लिख दिया है। अरे डीएनए का नामकरण नूअर्थन कोरबर्ग ने किया था जी, लिखिएगा। Who made DNA in laboratory? आर्थर कॉर्नबर्ग ने, ठीक है। डीएनए को प्रयोगशाला या अंतःपात्र में किसने बनाया? आर्थर कॉर्नबर्ग। हरगोविंद खुराना को खोजिएगा, दीजिए नाम खोज रहा है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने बनाया था ये चीज? हरगोविंद खुराना। ए लिख देंगे एथिया में, मोर में लिख देंगे इसको हम। लेकिन यहाँ कह रहा है कि डीएनए को प्रयोगशाला में अंतःपात्र में किसने बनाया? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। और शरीर में सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन डीएनए करता है, और डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन है। अनुवांशिकता के पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? मेंडल को, ग्रेगोरी मेंडल को, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? गार्डन पी का उपयोग किया था, मटर के पौधे का फिनोटाइप जीनोटाइप दिए थे। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड, बार बार आप लोग पढ़ते हैं, ट्राइग्लिसराइड, मोनोसैकेराइड, ये सब पढ़ते हैं ना। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक प्रकार का फैट सेल है, अर्थात वसा कोशिका में वसा का प्रकार है, और इसका निर्माण भोजन से प्राप्त अनुपयुक्त ऊर्जा के द्वारा होता है। जैसे भोजन से जो ग्लूकोज बनेगा, तो जिस ग्लूकोज का यूज नहीं होगा वो क्या बन जाएगा? फैट, चर्बी। तब मासवा पूरा है ना फेंकले रहता कि नहीं होके देश में बाना। अच्छा, मस्तिष्क का जांच किससे किया जाता है? ईईजी से, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। और वहीं हृदय का ईसीजी। ईसीजी होगा इलेक्ट्रोकार्डियो। जब कहेगा इलेक्ट्रोकार्डियो तो ईसीजी हो गया, तो हृदय हो गया। और ईईजी अर्थात इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क। शरीर में कोई भी विकृति हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, तो उसका वैसे जांच कीजिएगा, सीटी स्कैन से, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन भी उसको कहा जाता है। और शरीर में पूर्णतः सही गड़बड़ी का अगर पता लगाना हो तो एमआरआई करेंगे। और एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। अच्छा, मानव शरीर में पानी कितना प्रतिशत पाया जाता है? 70%, यानी कि 2/3%। शरीर के वजन का 2/3। अब इसमें भी देखिए, जो वयस्क महिला होगी उसमें, सुनिए लो, जो वयस्क महिला है उसमें 55 से लेकर 60% तक पाया जाता है, ठीक है। पानी नहीं, हाँ सुन लीजिए, पानी पाया जाता है 55। जो अगर प्रश्न पूछे कि वयस्क महिला में के शरीर में पानी का प्रतिशत 55 से 60, वयस्क पुरुष 60 से 65, अब बच्चा में पूछे तो 65 से 80 बताए थे, एक बार याद है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी? ऑल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का श्वसन स्थल भी इसको कहा जाता है। और इसकी खोज ऑल्टमैन ने की थी, और नामकरण बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। और बेंडा द्वारा कहा गया बायोप्लास्ट। अच्छा, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और इसमें स्वयं के डीएनए राइबोसोम होते हैं जो खुद प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। जब शरीर का खुद कोशिका स्थल है तो स्वयं का डीएनए नहीं रहेगा
ये काम कैसे करेगा? अब इंजन में स्पेशल मोबिल डाला। अच्छा, और ये ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित करते हैं। तो ये भी बार बार पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को किस रूप में इकट्ठा करता है? एटीपी के रूप में। एड्स क्या है, किससे होता है? विषाणु से। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म बताइए लोग। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और इसका प्रभाव क्या होगा एड्स होने जाने से? इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम माने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगा। अच्छा, एड्स की टेस्ट कैसे की जाती है? एलिसा या इलिया या वेस्टर्न ब्लॉस्ट टेस्ट या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया अर्थात PCR। अभी PCR हो रहा था कोरोना में, पता नहीं है वैज्ञानिक को कि कौन बीमारी है, तो PCR कर दिया वो भी। अच्छा, विषाणु जनित रोग के कुछ नाम बताइए। उसका एगो ट्रिक है, सुन लीजिए लोग। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रे से रेबीज, खा से खसरा, ह से हर्पीस, में से मेनिंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, ट से टेक्रोमा। अच्छा, करके नहीं है तो पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक। अच्छा, छो से छोटी माता, और अ से डेंगू ज्वर, ग से गलसोत और ई से इन्फ्लुएंजा। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया जो रोग होता है उसमें क्या हो जाएगा? पढ़े हैं ना अभी लोग? जनन क्षमता कम, दृष्टिग्राम कम और इंसुलिन ज्यादा निकलेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, कम होगा तो डायबिटीज। अच्छा, एंटीबायोटिक जो होता है प्रतिजैवी की, इसका उपयोग किससे प्रभावित बीमारी में होता है? माने बैक्टीरिया के कि वायरस के? बैक्टीरिया का। बिल्कुल सही है कि एंटीबायोटिक का यूज वहां किया जाता है जहां बैक्टीरिया जनित बीमारी हो। और कुछ एंटीबायोटिक के नाम बताइए लो। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। आप दवाई का नाम बता रहा है, कॉम्पोजिशन है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, एक्टिडी सल्फाडाइजिन और सल्फागुआडिन और क्लोरोफेनिकल। ये क्या है? ये कॉम्पोजिशन का नाम हम बता रहे हैं, दवा का नाम बता रहे हैं। क्या चाहिए? थैलामाइसिन चाहिए। एंटीबायोटिक प्रतिजैवी की जो है इसके बैक्टीरिया जनित बीमारी में होता है, जीवाणु जनित, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, एक्टिडी सल्फाडाइजिन, सल्फागुआडिन और क्लोरोफेनिकल। अच्छा, दर्द निवारक और बुखार में किसका उपयोग कीजिएगा आप लोग? एस्पिरिन खाइए चाहे पैरासीटामोल खाइए। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत कोई बताइए? चावल। और इसमें 90% जो है कार्बोहाइड्रेट से ही इसमें कैलोरी आती है। वैसे फल जिनसे आर्थिक लाभ हेतु उगाया जाता है उन्हें नकदी फसल कहते हैं। और कुछ नकदी फसलों का ऑप्शन हम दे रहे हैं, आपको बताना है उसमें कौन नकदी फसल नहीं है। गन्ना, जूट, मूंगफली, रबड़। कौन नकदी फसल नहीं है? सब नकदी फसल है। वैसे फसल जिनसे आर्थिक लाभ हेतु उगाया जाता है नकदी फसल कहते हैं। गन्ना, जूट, मूंगफली, रबड़, चाय, कॉफी, कपास। खाद्य फसल के कुछ उदाहरण बताइए। अब भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल कौन है? चावल है। चावल, गेहूं, मकई, ज्वार। अच्छा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। काली क्रांति ब्लैक रिवोल्यूशन, कच्चा तेल या पेट्रोलियम। कृष्ण क्रांति बायोडीजल। स्वर्ण या सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन। पीली क्रांति तेलहन। लाल क्रांति मांस, टमाटर। बादामी मसाला। गुलाबी क्रांति झींगा। रजत रेशा क्रांति, देखिए रजत रेशा, रजत क्रांति कहेगा तो अंडा होगा, लेकिन रजत रेशा कहेगा तो कपास उत्पादन। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन। श्वेत क्रांति, ठीक है, वर्गीज कुरियन संबंध थे। और NDDB जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1970 में गुजरात के आनंद में स्थापित किए थे। और आज उन्हीं का देन है वर्गीज कुरियन का कि हम लोग के घर घर में हर किसी को दूध मिल रहा है। तो दूध से भेंट नहीं होता, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। और दुग्ध उत्पाद के मामले में दूध तो दूध हो गया, और दुग्ध उत्पाद क्या हो गया? पनीर, मिठाई उठाई। इसमें विश्व में इंडिया का 1 नंबर स्थान है। भूरी क्रांति का बताइए। उर्वरक उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। अच्छा, सुनहरी या स्वर्ण बताइए। बागवानी या फल। सदाबहार
समग्र कृषि उत्पादन, खाकी चमड़ा। अच्छा, हार्मोन मुख्यतः क्या होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं और स्टेरॉयड के बने अरासायनिक पदार्थ होते हैं और वृद्धि विकास प्रजनन क्रियाएं उपापचयी यानी कि मेटाबॉलिज्म का नियमन करते हैं। हार्मोन अगर ना निकली तो गोइल। और डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। आरएनए क्या करता है? अच्छा, संतरा जो है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। संतरा में विटामिन सी के अलावा देखिए, अगर ये प्रश्न पूछे कि संतरा में कौन विटामिन पाया जाएगा तो आप खूब ध्यान से सुनिए, बीपीएससी को ऐसे प्रश्न पूछता है, संतरा में कौन विटामिन पाया जाता है? अगर ये पूछे ए बी सी तीनों पावल जाला। अगर ये पूछे कि संतरा में मुख्य रूप से या प्रमुखतः कौन विटामिन पाया जाता है, तब विटामिन सी मारना है। बीपीएससी आसान थोड़े है अधिकारी बनाएगा आपको। संतरा में प्रमुख रूप से कौन विटामिन पाया जाएगा? विटामिन सी। और इस तरह पूछे कि संतरा में निम्न में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए बी सी तीनों। जैसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, तो प्रमुख पूछेगा तो CO2 होगा। अब प्रमुख नहीं पूछ रहा है तो CO2, मीथेन, SO2, NO2, जलवाष्प सब होगा। अच्छा, कॉड जो होता है यकृत तेल मछली का और सूर्य के प्रकाश, इससे कौन विटामिन मिलता है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में कौन विटामिन मिलता? ये मार दिए हैं, कॉड यकृत तेल में विटामिन ए भी मिलता है, लेकिन दो सरका नहीं सुने हैं। अच्छा, गेहूं अंकुर तेल जो होगा व्हीट ग्राम ऑयल, उसमें विटामिन ई मिलेगा, टेकोफेरॉल, जो जनन क्षमता को कंट्रोल करता है। वो ना हो तो लइकुए ना हुई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। जितना अंकुरित चीज होला ना, चना वना के सब खाइल करो। अच्छा, अल्फा जिसको लूसरने कहा जाता है, उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए, बी, डी, ई के। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से जीरोफ्लाइथेमिया को ही कहते हैं शुष्का विक्षेप, यानी चमड़ा जो है वह सूखा सूखा हो जाएगा और अतौधी हो जाएगी ए की कमी से। विटामिन B1 थायमिन है और ये बेरी हो जाएगा। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, और इसकी कमी से पेलाग्रा या फोर्डी सिंड्रोम हो जाता है। विटामिन B5 को पेंटोथोनिक एसिड कहते हैं, B6 को पायरिडॉक्सिन और विटामिन B7H को ही बायोटिन कहा जाता है। विटामिन B11 को फॉलिक एसिड और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन, यानी कि इसकी कमी से एनीमिया या पांडु रोग हो जाएगा। यही पांडु रोग किसको हुआ था? ये 5 पांडु को। उसके अलावा उनके पिता को। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। उसके अलावा इतिहास में एक और व्यक्ति को हुआ था, अवंती के राजा प्रदोत को। तो कौन भेजा था? बिंबिसार भेज दिया जीवक को कि जाके तनी इलाज कर दो। और जब वो इलाज कर दलस तो अवंती के राजा ठीक हो गई और खुश होकर कहलस कि ठीक बा, हमार राजपाट अब तोरे हवे। मतलब पांडुरों में क्या हो जाता है? अरे शरीर में यार खूने की कमी हो जाई, एनीमिया। हाँ। तो जब अवंती का राजा प्रदोत जब इसी रोग से ग्रसित था, पांडु रोग से, तो बिंबिसार क्या किया? मगध से अपने राजवैद्य जीवक को भेज दिया। उ गइल उनकर इलाज कइलस तो इतना ना खुश गइल, कहलस ए महाराज बचा ले दी, अब हमार राजे पाट रउए हवाले बा, रउए जौन कहम तौन होई। अच्छा, B12 साइनोकोबाल्मिन एनीमिया पांडु रोग। विटामिन B का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और इसमें कौन कौन विटामिन पाया जाएगा? A, B, C तीनों, लेकिन प्रमुख रूप से विटामिन डी का नाम बताइए। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। और देखिए विटामिन डी में कई प्रकार है? विटामिन D, D2, D3, D4, D5। तो बीपीएससी में क्या पूछा था? इसको क्या किया था कि विटामिन D2 वाला पूछ दिया था, एर्गोकैस्ट्रीफेरॉल। तो इसका ट्रिक हम एगो बनाए हैं, D से लेकर 5 तक पढ़ना है। विटामिन D, D2, D3, D4, D5। कये का डासा क्या पढ़ना है? कये का डासा। तो डी का हो गया कैल्सीफेरॉल, कये एक का डासाबा, D2 के एर्गो कैल्सीफेरॉल, और उसके बाद फिर का आ गया कये एक का डासा तीसरा, तो विटामिन D3 कार्ले कैल्सीफेरॉल, D4 डा गया डाई हाइड्रो एर्गो कैल्सीफेरॉल, और D5 का साइटो कैल्सीफेरॉल। तो देखिए इसमें जो रिकेट जो है बीमारी होती है, ऑस्ट्रियोमलेशिया, जिस ऑस्ट्रिकेट हो जाता है बच्चों में और ऑस्ट्रियोमलेशिया हो जाएगा बड़ों में, हड्डियां कमजोर एवं ढीली पड़ जाती हैं, ठीक है। और यही D2 के कारण होता है जिसका नाम है एर्गोकैस्ट्रीफेरॉल। रिकेट किस में होगा? बच्चों में, ऑस्ट्रियोमलेशिया
वयस्कों में हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर होके ढीली पड़ जाएंगी, चूर दे टूट जाएगी, एक फैट मारला में चूर दे टूट जाएगी। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। नपुंसकता, बांझपन, नपुंसकता किस में होगा, विटामिन ई में। नपुंसकता पुरुष में होगा कि महिला में, पुरुष में होता है, महिला में थोड़ा होता है। पुरुष में होगा नपुंसकता, अब बांझपन महिलाओं में हो जाएगा, और गंजापन भी हो जाए विटामिन ए की कमी से। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का न बनना। विटामिन D2, विटामिन डी का ही प्रकार है जो भोजन और आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। ठीक है, इसका स्रोत है मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस आदि। मम दूध पी, म दूध पी, माने म से मक्खन, म से मशरूम, म से मांस। विटामिन D2 जो है विटामिन डी का ही प्रकार है और इसका रासायनिक नाम एर्गोकेस्टिफेरॉल है, जो मानव को भोजन एवं आहार के द्वारा ही प्राप्त होगा। म दूध पी, म मक्खन, मांस, मशरूम और दूध पिए तो काम चली। इसकी कमी से क्या होगा, बच्चों में रिकेट हो जाएगा और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। अच्छा, क्लोरोमोफेनिकल जो होता है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का उपचार करता है, जीवाणु संक्रमण का। और उसके अलावा ये दूसरा सल्फागुआडिन भी क्या है, एंटीबायोटिक यानी कि पेनिसिलिन है, जो जीवाणु रोधी एजेंट है। रोधी का मतलब होता है कि उसको खत्म करने वाला। एस्पिरिन आइए, दर्द, बुखार, सूजन को कम करता है और एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक दवा है। बार यार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या समझे, दर्द निवारक। क्विनिन जो है ये भी एक दवा है जो मलेरिया उपचार में उपयोग किया जाता है और सिनकोना की छाल से कुनैन को प्राप्त की जाती है। और यह जो है काटने वाला एजेंट भी है, कटिंग करने वाला। व्यापक रूप से प्रयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक कौन है, बहुत पूछा जाता है। माने सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला मधुरक स्वीटनर एस्पार्टेम है, जो सुक्रोज से 100 गुना मीठा होता है। तो जब ये प्रश्न पूछेगा कि व्यापक रूप से प्रयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक कौन है, तो एस्पार्टेम है, जो सुक्रोज यानी कि चीनी से 100 गुना ज्यादा मीठा है। ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन नाम सुने हैं लोग। भैंसिया के दूधवा ना उतरला तो घोपल जाला। गाय या भैंस का दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा ये ऑक्सीटोसिन जो है यह महिला गर्भाशय प्लस महिला के स्तनों में दूध उतारने में भी काम करता है। जब बच्चा जन्म लेगा तो गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने में भी काम करता है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन जो है क्या करता है, महिलाओं में स्तन को वृद्धि कर देगा और महिलाओं के मासिक धर्म को भी कंट्रोल करेगा प्रोजेस्टेरोन। एड्रिनल ग्लैंड ये फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहा जाता है, मनुष्य के शरीर में बहुत जरूरी है और ये नॉरएपिनेफ्रिन से पैदा होता है। इसके बिना इसी को कहा जाता है लड़ो और उड़ो हार्मोन। थायरॉक्सिन आइए, थायरॉक्सिन क्या करेगा, रक्त दाब बढ़ाने और ऊतक वृद्धि में काम आता है। बस 5 मिनट और। प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में किसका उपयोग होगा, विटामिन के का। खूब ध्यान से सुनिएगा, कितना हार्ड ये शब्द लिखा है। प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के, इसका मतलब समझ रहा है। अरे प्रतिस्कंदक विष माने मान लीजिए अगर यहाँ कट गया तो एंटी स्कंदक, स्कंदक नहीं लिखा है, रक्त का थक्का शब्द पर नहीं जाना है कि प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में कौन नाम है, विटामिन के। विटामिन के की कमी वाले मरीजों का ऑपरेशन करने में कठिनाई होती है क्योंकि अधिक खून बहने का उनको डर रहता है। त्वचा कैंसर किससे हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से। डेसिबल किसका मात्रक है, ध्वनि के तीव्रता का, ध्वनि प्रदूषण। अच्छा, CO2 ग्रीन हाउस गैस है, वैश्विक तापन के लिए यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्षरण करेगा। अच्छा, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है, यकृत में। यकृत मतलब लीवर। और विटामिन ए जो है शरीर को संक्रमण से भी बचाता है, इसलिए इसे संक्रमण रोधी भी विटामिन कहा जाता है। अच्छा, रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, इसके उपचार किन प्रकार के समस्थानिकों से होगा, सोडियम फास्फेट 32 यानी कि P32 और कोबाल्ट 60 से। दोनों ऑप्शन में था बीपीएससी में, लोग एक एक को मार दिया, गलती हो गया कि रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया इस सामान्यतः महिलाओं में ही ज्यादा होता है। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया का जो उपचार है ये P32 PP का मतलब क्या है, सोडियम फास्फेट का रेडियोधर्मी है और कोबाल्ट 60। आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि की कैंसर का इलाज होगा।
कोबाल्ट 660 से कैंसर ग्रसित अंग की पहचान होगी, और सोडियम 24 से शरीर में इंजेक्ट करके ट्रेसर के रूप में, और सार ही रक्त के थक्का परिसंचरण तंत्र में होता है, और कृषि के ट्रेसर के रूप में। तो सोडियम 24 रक्त के थक्का। 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कंजर्वेशन था, और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इसमें कमी का बात किया गया, और जैव विविधता संरक्षण भी किया गया, और इसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया। रियो कहाँ है? ब्राजील में। अच्छा, कणिकीय तत्वों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पार्टिकुलेट मैटर। यह क्या है? वायु प्रदूषक है, और पार्टिकुलेट मैटर को कण प्रदूषण कहा जाता है, जो वायु प्रदूषण के रूप में काम करता। नहीं सुने, दिल्ली में लागल बा, हियां लागल बा। ये अत्यंत छोटे होने के कारण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे राखी, धूल, परागकण, भारी धातु। अच्छा, सुल्तानपुर बर्ड सेक्चुअरी कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा में। 1972 में इसको बर्ड अभयारण्य घोषित किया गया, और 1989 में राष्ट्रीय उद्यान की इसको मान्यता दी गई। लौंग क्या है? एक प्रकार का मसाला है, जो कि खूब ध्यान से सुन लीजिएगा, जो कि शुष्क पुष्प की कली है, और यूजीनिया कैरियोफाइलेटा सदाबहार वृक्ष की प्रजाति है। तो लौंग क्या है? लौंग का लैटिन नाम क्या है? पीपल, और शुष्क पुष्प की कली है, मसाला भी है, और ये इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, जो सदाबहार वृक्ष की प्रजाति है, हमेशा जवाने रही। उनका जीन एक असामान्य जीव। अच्छा छोड़िए, टीबी आंत ज्वार जीवाणु से होगा, पीलिया विषाणु से। अच्छा, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर ने। सूक्ष्मदर्शिकी यानी कि माइक्रोस्कोपी की खोज रॉबर्ट हुक ने। हुक का नियम भी रॉबर्ट हुक के दिए। हुक का नियम कहाँ है? हुक्स लॉ फिजिक्स में है। हाँ। चेचक का टीका यानी कि स्मॉल पॉक्स की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। अच्छा, आइसोलेटेड डीएनए, खूब ध्यान से, आइसोलेटेड डीएनए पॉलीमर और सिंथेटाइज्ड डीएनए को अंतः पात्र यानी कि परखनली में किसने बनाया था? तो ऑर्थन कॉरबर्ग ने। आयनिक विकिरण जो पढ़े हम लोग, कैंसर यानी कि कर्क रोग का उपचार भी कर सकता है, और साथ ही पैदा भी कर सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का रेडिएशन बढ़िया नहीं है। वो कैंसर है तो उसको खत्म भी कर सकता है, और नया बीमारी भी दे सकता है। और रक्षा अनुसंधान एवं विनिर्माण है, और बहरापन और कैंसर भी पैदा कर सकता है। अच्छा, जीवधारियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? बायोलॉजी में। जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी में। कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। मछलियों का अध्ययन पिसिकल्चर। पिसिकल्चर तो कैसी होगा? मछली का अध्ययन नहीं होगा, मछली पिसिकल्चर। हाँ, अच्छा, सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। इंसुलिन की सुई कहाँ दिया गया था? कनाडा में, थॉमसन को। अब विश्व का प्रथम हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? ये तो हृदय का प्रत्यारोपण मान लीजिए क्रिश्चियन बर्नार्ड को साउथ अफ्रीका में किए थे, लेकिन हृदय और फेफड़ा दोनों को शरीर में कहाँ डाला गया? नॉर्मन सुम्बे प्लस ब्रूस स्टिम्को के द्वारा। ओपन हार्ट सर्जरी वाटरली हिलेल। एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो प्रथम परखनली शिशु। अच्छा, जो ब्रिक होता है किडनी, इसका औसत भार कितना होता है? 120 से 175 ग्राम। किडनी बड़ा खाता है मुर्गा के तो। और शरीर में विषाक्त जो मूत्र होता है उसको बाहर निकालता है। खून को भी साफ किडनी करता है। और इसका औसत भार कितना होगा? 125 ग्राम से 175 ग्राम। अब मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1300 ग्राम।